हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड पीएससी का जो आपका जेई का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, आपको किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा आपके पास में। 23 और 24 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो अब आपको फाइनल टच देना है क्योंकि बीच में देखो दिवाली की छुट्टियां भी आ रही है। उनमें आप कुछ लोग जो होंगे जो तैयारी कर चुके होंगे बहुत अच्छे से, हो सकता है उनको घर पे भी टाइम देना पड़े। और इसके लिए हमें थोड़ा सा ये इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि किसी भी पहले जो पेपर हो रखा है, जैसे आपने एसएससी जेई का एग्जाम दिया, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरा एग्जाम खराब हुआ या अच्छा हुआ। तो वो जो तैयारी की थी ना आपने एसएससी जेई में, वो आपकी यहां भी काम आने वाली है। तो उत्तराखंड पीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है और उससे रिलेटेड क्या क्या टेक्निकल जो मेजर पार्ट है, क्योंकि टेक्निकल जो आपका 720 मार्क्स को कवर कर रहा है, तो उस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि यही एक डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन किस वे में होगा, आपकी सिलेक्शन में क्या रैंक रहने वाली है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस सेशन से रिगार्डिंग या कोई भी चीज पूछनी होती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में चैनल और ग्रुप का लिंक, ग्रुप का जो आईडी है वो मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि पहले वेटेज देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज रहा था, थ्योरेटिकल पोर्शन क्या रहा था, न्यूमेरिकल पोर्शन क्या रहा था, इसका हम वेटेज रखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेक्निकल पेपर 1 की, टेक्निकल पेपर 1 है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में सब्जेक्ट हो गए जो मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है। पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे लीस्ट वेटेज सब्जेक्ट को और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एरिया जो मेजर क्वेश्चन किस में पूछे गए थे और किन किन टॉपिक में आपको ध्यान रखना है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट सर्वे। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं या मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं तो सर्वेइंग है। सर्वेइंग में आपको टोटल 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके 8 न्यूमेरिकल्स थे और 30 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। तो इससे आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि एट द एंड पेपर कैसा रहा था पिछले साल। ये 2022 का डेटा है। ये कब का डेटा है? जब उत्तराखंड पीएससी का जो एग्जाम हुआ था जेई का, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ इंटरव्यू भी रखते थे, तो उस टाइम का डेटा है 2022 का, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था एट द एंड क्योंकि पेपर लीक हो गया था, इस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था। उसी के डेटा को हम ध्यान में रखते हुए रिसेंट पैटर्न पे बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वेइंग की अगर बात करते हैं तो सर्वेइंग में आपका 38 मार्क्स, जिसमें से 8 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स थे और 30 नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। कॉन्सेप्चुअल का मतलब अगर मैं स्टील से बात करूं तो यहां पर आपके पास स्टील में यहां पर आपके पास में 24 जो क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल थे और यहां पर 22 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मतलब थ्योरेटिकल थे बेस्ड ऑन आईएएस कोड। और बाकी जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे, जो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए, ये आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे। डायरेक्टली क्या थे? फॉर्मूला बेस्ड थे। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कहीं पर भी कि बहुत डिटेल में पूछा गया हो कि कहीं पर आप ईएससी के क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाने। आपको सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल जो थ्योरी में बेस्ट हो वैसे ही क्वेश्चन आपको यहां पर लगाने हैं। ठीक है, साथ में बात करूं अगर सेकंड नंबर पर आपका स्टील हो गया तो यहां पर मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं सॉइल मैकेनिक्स का भी काफी अच्छा वेटेज रहा है। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे, जिसमें से 6 न्यूमेरिकल एंड 33 आपके क्या रहे? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहे हैं। सिमिलरली आरसीसी, तो यहां पर इसको भी 4 स्टार का वेटेज दे देते हैं। आरसीसी की बात करें 28 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे कोडल प्रोविजन बेस्ड थे या थ्योरेटिकल बेस्ड थे, उसी से रिलेटेड आपको यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहां पर आपके पास में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आरसीसी में जो मेजर जो पोर्शन पूछा गया था वो आपको बीम वाले पार्ट से पूछा गया था, जैसे बीम से, डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट से, फिर आपसे कॉलम वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया और साथ ही साथ आपको यहां पर कुछ प्री स्ट्रेस का पार्ट भी देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं एस्टीमेट और सीपीएम पार्ट से, ये देखो 5 to 7 है। कुछ क्वेश्चन आप इसके इंक्लूड कर सकते हो यहां पर, ये 8 मार्क्स तक भी वेरी किया था। ठीक है, एज पर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कॉमन होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो वो किसी में इंक्लूड कर सकते हो, आप आरसीसी में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अगर बीबीएस का क्वेश्चन आ गया बार बेंडिंग शेड्यूल का, वहां पर आपसे ये पूछ लिया कि क्रैंक लेंथ कितनी होती है, वो आप आरसीसी में भी निकालते हो और एस्टिमेट में भी निकालते हो। तो यहां पर आपको ये 7 to 8 मार्क्स का आपका वेटेज रहा था। ठीक है, सीपीएम पार्ट का भी रहा था। सीपीएम पार्ट में ओनली बेसिक से क्वेश्चन आए थे, बेसिक्स ऑफ सीपीएम एंड पार्ट मेथड। सीपीएम एंड जो पर्ट मेथड है उसके बेसिक से आपके यहां पर क्वेश्चंस आए थे। ये 8 मार्क्स तक का वेटेज मान सकते हो इसका। ठीक है, इसके बाद में बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो यहां से आपके 8 + 6 मतलब 14 मार्क्स एक सिग्निफिकेंट वेटेज हो गया।
यहां पर मेजर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पार्ट पूछा गया था वो आपके स्टेयर्स से रिलेटेड पूछा गया था, मतलब स्टेयर वाले पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले थे। और बिल्डिंग मटेरियल में अगर बात करोगे तो ये आपके कंक्रीट वाला टॉपिक इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंक्रीट वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हर पार्ट का सिग्निफिकेंट वेटेज था। 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आया, सारा डेटाबेस क्वेश्चन था। तो मतलब ओवरऑल अब तक जितना एनालिसिस हमने देखा उसमें हमने ये देखा कि यहां पर डेटाबेस आपका पार्ट ज्यादा आ रहा है, डेटाबेस आपके पास ज्यादा पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं, स्ट्रक्चर और सोम दोनों को इंक्लूड कर सकते हो, तो यहां पर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखने को मिले? 19। कितने देखने को मिले? 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर से भी सिग्निफिकेंट वेटेज हो गया। स्ट्रक्चर में आपको एक ही टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले थे, दैट इज इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, इनडिटर्मिनेसी से आपको देखने को मिले थे। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे वो एसएफडी एंड बीएमडी से देखने को मिले थे। मतलब बहुत सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था कि ये पर्टिकुलरली आपको दे दिया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर यूडीएल दे दिया और उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपसे पूछ लिया कि इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यूज पूछ ली। देखो इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन थे ज्यादातर। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ओवरऑल अगर वेटेज देखें तो 19 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल और 161 नंबर ऑफ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और देखो ध्यान से अगर आप देखते हो इस वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो 19 न्यूमेरिकल्स 161 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ओवरऑल यहां पर आप जो वेटेज लोगे 95% से ज्यादा जो वेटेज है, मतलब 90 to 95% का जो वेटेज एरिया है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? थ्योरेटिकल पार्ट पर। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कहीं छोड़ के नहीं जाना इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो टेक्निकल पेपर 2 है, जिसमें लिमिटेड सब्जेक्ट है, जो ओनली किस पर बेस्ड है? आपके वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। तो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में पूरा नहीं दिया है, कुछ पार्ट जैसे एनवायरमेंट वाला पार्ट पहले ही कंसीडर कर लिया गया, रिमेनिंग पार्ट इसमें रखा गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट? अगर मैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट, जिसमें 121 क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट से पूछे गए थे। ठीक है, 121 सब्जेक्ट, 4 न्यूमेरिकल्स, 117 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब न्यूमेरिकल तो यहां भी नहीं पूछा गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो से फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन एंड ओपन चैनल फ्लो 59 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 4 न्यूमेरिकल, 55 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल 8 यहां पर आपके न्यूमेरिकल, 172 थ्योरेटिकल। अब आपको यह ध्यान रखना है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि किस एरिया को टच किया जाए और किस एरिया को यहां पर छोड़ा जाए। तो आपको एट द एंड लास्ट के 10 दिन में किस टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक्स पर कम ध्यान देना है, और अभी आप जब कर रहे हो कवर तो किस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहना है। और स्टार्टिंग में मैंने टेलीग्राम आईडी दी है, अगर आपको कोई भी इश्यूज रहते हैं तो आप वहां पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। फिर एग्जाम लेवल की अगर बात करें तो एग्जाम लेवल पेपर 1 में एवरेज आया था आपका, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इसको इजी भी नहीं कह सकते तो प्रॉपर्ली मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मतलब एवरेज था कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी भी कहीं से भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, आपने अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी की है तो आप इजीली पेपर को अटेंड करके ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं थ्योरी और न्यूमेरिकल का कितना वेटेज था, तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल में वेटेज की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल मतलब थ्योरेटिकल 95% तक वेटेज था और 5% तक न्यूमेरिकल का वेटेज था। अब इस बार का वेटेज क्या रहने वाला है सर? इस बार क्या कुछ इनमें वेरिएशन हो सकता है? तो इस बार के लिए जो यूकेपीएससी, जो भी स्टूडेंट यूकेपीएससी 2023 के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको किस चीज पे ध्यान देना है? ठीक है, अब तक के रिजल्ट से क्या निकल के आया? पहली चीज आपको ध्यान देना है यहां पर, फर्स्ट कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार ये वेटेज बढ़ सकता है। 5 से आपका चेंज कितना हो सकता है? 5% से ये वेटेज आपका 20% वेटेज में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 5 से लेके 20% के बीच में इस बार आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वेरी करेगा। सिमिलरली अगर मैं कॉन्सेप्चुअल की बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं जो किसी भी जेई और एई एग्जाम के हैं, वो सारे लगा लेने हैं।
जेई और एई, सारे जेई और एई जितने भी एग्जाम हो रखे उन सबके क्वेश्चन लगा लेने हैं। अभी आपने कुछ ट्रेंड चेंज देखा कि एसएससी जेई ने अपने पेपर का कुछ ट्रेंड चेंज किया है, तो एसएससी जेई में आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। एसएससी जेई में आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपको एसएससी जेई का भी पार्ट देख लेना है। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लेवल जाना है तो आप दिल्ली के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे DSSS जेई का होता है, DSSS एई का होता है, तो आप उसको एट द एंड अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इन एग्जाम्स के क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हो। इससे ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पेपर बहुत इजी लेवल का रहने वाला है, क्योंकि 4 पेपर कराएगा। तो पहली चीज कि यहां पर अगर आपके 4 पेपर होने हैं तो फर्स्ट पेपर मान लो यहां पर अगर हम चारों पेपर का डिवीजन करें, एक हिंदी आपका कंपलसरी है 100 मार्क्स है, ठीक है। एक आपका इंग्लिश कंपलसरी है 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर आप टेक 1 दोगे, फिर आप टेक 2 दोगे, टेक 1 दोगे जो 360 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, तो मतलब यहां पर आपके पास में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 180 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिमिलरली टेक 2 का जो पेपर होगा उसमें भी आपको कितना 360 मार्क्स का होगा, और आपको कितना कवर करना है, यहां पर 180 क्वेश्चन देखने होंगे। तो देखो अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करता हूं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करता हूं, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स कितने रहे हैं। जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उन्होंने कैंडिडेट्स को कॉल किया था इंटरव्यू के लिए, जो अप्रोक्सीमेटली 358 मार्क्स या 368 एग्जैक्टली, मेरे डेटा ये स्लिप हो रहा है माइंड से, इन दोनों में से एक डेटा पर इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया था। अब जब इंटरव्यू के लिए इतने पे कॉल कर लिया था तो उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली थी, फाइनल इसकी कट ऑफ जो निकली थी वो 611 के आसपास थी, क्योंकि उनको कैंडिडेट को रिजेक्ट करना था यहां पर। बट आपके पास इस बार सीट्स की बात करो तो 800 प्लस सीट्स है सिविल के लिए। किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग की कितनी सीट्स है? 800 प्लस सीट्स है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर टेक 1 और टेक 2 में, टेक 1 और 2 में अगर आप यहां पर देखो, अगर आपका वाटर रिसोर्सेज वाला पार्ट अच्छा है तो 360 में से आप 260 या 270 मार्क्स तो ला सकते हो इजीली, 270 मान के चल रहे हैं। टेक पार्ट 1 में भी आपको इतने ही लाने होंगे, तो आपका कितना हो गया 540, क्योंकि थ्योरेटिकल है। अब देखो आपकी अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश का पेपर आपका अच्छा जाएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो हिंदी का पेपर अच्छा जाएगा। तो 100 में से आप दोनों सब्जेक्ट का रेशियो जो बात कर सकते हो 120 से लेके 130 मार्क्स ला सकते हो। किसी के हिंदी में कम रहेंगे, किसी के इंग्लिश में कम रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, 540 में 120 या 130 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 660 हो गया। यहां पर आपके पास 660 से लेके 670, तो कट ऑफ आपकी इजीली क्लियर हो जाती है, कट ऑफ आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि सर कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान दे, किस टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दे। हमने टेक्निकल पूरा कवर कर लिया, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें किस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए, चलो उस पर भी बात करते हैं। उसके लिए भी मैं आपके सामने कंप्लीट डेटा लेके आया हूं। देखो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। अगर मैंने यहां पर सिर्फ हाइड्रोलॉजी मेंशन किया, इरिगेशन को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी में भी आपके मेजर जो कोर्स थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आपके कौन से पूछे गए थे, वो आपके दोस्त यहां से प्रेसिपिटेशन से, इवापोरेशन एंड इवापोट्रांसपिरेशन से और हाइड्रोग्राफ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछे अदर टॉपिक से भी गए थे, बट ऐसा नहीं है, इन टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको इरिगेशन में, इरिगेशन तो भाई कंप्लीट ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने उसमें एक भी पार्ट छोड़ दिया और उससे 3 से 4 क्वेश्चन बन गए, 3 से 4 क्वेश्चन बन गए, जितना सिलेबस में एक एक पॉइंट दे रखा, हर पॉइंट को पढ़ के जाना। इरिगेशन बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को अगर आप कंप्लीट पढ़ते हो तो आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं, 120 क्वेश्चन मान के चलो, एवरेज इतने रहने चाहिए उसके क्वेश्चंस। और अगर इसमें से आप 110 भी सही करते हो ना तो सीधे सीधे 220 मार्क्स बना सकते हो। 220 क्वेश्चंस ने 220 मार्क्स बना सकते हो यहां पर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद आपका एफएम, अगर इरिगेशन अच्छा है दैट मींस आपका एफएम वाला पोर्शन भी अच्छा होगा, तो एफएम वाले पोर्शन से भी मार्क्स निकाल सकते हो। तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीट ही पढ़ के जाओ, कुछ छोड़ के मत जाना। बट हाँ ध्यान दे सकते हो तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना। फिर अगर मैं बात करूं एस्टिमेशन, कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट जो मैं खुद ही पढ़ाता हूं, उसमें इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ एस्टिमेट से, स्पेसिफिकेशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से एंड रेट एनालिसिस, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इन तीनों को ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि यूनिट स्पेसिफिकेशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली डेटाबेस क्वेश्चन बनते हैं।
और रेट एनालिसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप में या किस टाइप का आप काम करा रहे हो, तो कितना आउटपुट आता है, कितना आउटटर्न आता है, इससे रिलेटेड और क्वांटिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं सर्वेइंग सब्जेक्ट में, जो मोस्ट हाईलाइटेड सब्जेक्ट था जिसमें 38 मार्क्स तक के 38 क्वेश्चंस आए थे, उसमें आपको ध्यान देना है चैन सर्वे। फिर जो देखो अलग कलर से जैसे कंपास सर्वे है, ये आपका क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। मतलब ये 4 टॉपिक है जिसने अब तक तैयारी नहीं की और फिर भी अभी करना चाहता है तो वो भी इनसे कर सकता है। लेवलिंग पढ़ लो, थियोडोलाइट पढ़ लो। तो सर्वे में जो जहां पर आप 100% जितना सर्वे आ रहा है उसमें से 60% क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। यही एक वेटेज होता है। जो एवरेज स्टूडेंट है जिसने अब तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है, उनके लिए काफी अच्छा पार्ट हो जाता है कि वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयारी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या देखना है, ओनली इन 2 मेथड को देख के जाना है, सीपीएम और पर्ट क्या होता है, सीपीएम और पर्ट क्या होता है, इनके बारे में डिटेल देख के जानी है। बाकी आपका जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर ये लाइव होगा, तो मैं उसमें एक एक जितना भी उत्तराखंड पीएससी में जो भी आ रखा है, जेई और एई में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं आरसीसी पे। आरसीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो गया, बीम। बीम को ढंग से पढ़ के जाना है। फिर डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, कॉलम और प्री स्ट्रेस से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आरसीसी में आपके ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। बिल्डिंग मटेरियल की अगर बात करें, ब्रिक, सीमेंट, स्टोन, टिम्बर, कंक्रीट। कंक्रीट आपका क्या हो गया, मैं पहले ही बता के आया था जब वेटेज की बात कर रहे थे, तब मैंने बताया था कंक्रीट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर स्टेयर्स, स्टेयर्स किसका पार्ट हो गया, ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। किसका आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जिसमें से आपको डेटा काफी सारे पूछे गए हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद में सॉइल मैकेनिक्स, जिसका 39 नंबर का वेटेज था, 39 क्वेश्चंस आए थे। अगर हम यहां पर बात करें 39 में सबसे ज्यादा वेटेज जो आप बार बार रिवीजन में पढ़ भी लेते हो, इंडेक्स प्रॉपर्टीज जैसे आपसे पूछ लिया वॉइड रेशियो क्या होता है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो यहां पर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन पूछ लिया, जैसे हम बात करते हैं सबसे सिंपल रिलेशन SE = WG, सहवाग, ये सबको याद रहता है। फिर यहाँ पर ड्राई डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी में कुछ रिलेशन पूछ लिया, यूनिट वेट के साथ पूछ लिया, कौन सा क्विक मेथड है वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का, कौन सा स्पेसिफिक ग्रेविटी को कौन सा मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, तो ये सारी चीजें पूछ सकता है। इसी में हम इंक्लूड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। साथ ही साथ कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन ये दोनों एक ही टॉपिक है। मतलब कॉम्पैक्शन में क्या होता है, प्राइमरी कॉम्पैक्शन बेसिकली क्या है, जहां पर एयर एक्सपेल आउट होती है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, वाटर एक्सपेल आउट हो रहा है। अब यहां पर आपका जो वाटर कौन सा एक्सपेल आउट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा या सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा। अगर हम इनिशियल कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो कॉम्पैक्शन में आ जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई चीज एक्सपेल आउट कर रही है सॉइल से, उसके बारे में स्टडी करनी है। फिर अगर मैं फाउंडेशन से बात करूं तो टेस्ट पर सबसे ज्यादा एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, ये तीनों आपके क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन तीनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो फ्लूइड मैकेनिक्स ओपन चैनल फ्लो 59 मार्क्स, 59 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपका टरबाइन वाला पार्ट है फ्लूइड मशीनरी में वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास में नोच एंड वियर से ओनली बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए। बाकी फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, लेमिनार फ्लो, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए। सेंट्रीफ्यूगल पंप से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। बट अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक मशीन की, तो हाइड्रोलिक मशीन में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, टरबाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। टरबाइन अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि टरबाइन के क्लासिफिकेशन पर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं यही ओपन चैनल फ्लो की बात करूं तो ओपन चैनल फ्लो में आपके पास एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप से मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कौन कौन से होते हैं, आपका कौन सा हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। फिर अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। फिर आपके पास क्या हो सकता है, ट्रेपेजोइडल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ट्रेपेजोइडल हो सकता है और सर्कुलर हो सकता है। तो इन चारों सेक्शन के सारे जितने भी डेटा वो रट लेना, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। फिर टाइप ऑफ फ्लो में अब तक आपसे ये नहीं पूछा गया, देखो ये तो याद रहता है कि लेमिनार फ्लो कब होगा ओपन चैनल फ्लो में, जब वो रेनॉल्ड्स नंबर 500 से कम हो, 2000 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। बट यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फ्राउड नंबर पर बेस्ड पूछे गए हैं, जो किस में आ जाता है, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और क्रिटिकल फ्लो में, ठीक है। तो ये आपका ये जो क्लासिफिकेशन पूछा गया है टाइप ऑफ फ्लो का,
टाइप ऑफ फ्लो का, ये किस पर बेस्ड पूछा गया है? टाइप ऑफ फ्लो का आपसे पूछा गया फ्राउड नंबर पर बेस्ड। तो फ्राउड नंबर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो पढ़ लेना यहां पर अच्छे से। फिर प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट और बेसिक, मतलब ये प्रोफाइल किसकी होती है, इस प्रोफाइल में कौन सा कर्व बनता है, कब बैकवाटर कर्व बनता है, कब ड्रॉ डाउन कर्व बनता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड भी पूछे गए हैं जो आपको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। रैपिड वेरिड फ्लो से हाइड्रोलिक जंप के ओनली डेटा पूछे गए हैं। हाइड्रोलिक जंप जो है उसका ओनली क्या पूछा गया, आपको डेटा पूछा गया है। तो हाइड्रोलिक जंप से भी कि ये पूछ लिया कि ये जंप मतलब एक नंबर, एक रेंज दे दी आपको और रेंज के अकॉर्डिंग आपको पूछ लिया कि ये फ्राउड नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें कौन सा जंप होगा, ये फ्राउड नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो कौन सा जंप होगा, ये अंडुलर होगा, स्टडी होगा, ऑसिलेटिंग होगा। तो ये टाइप हो गया, स्ट्रॉन्ग जंप हो गया, वीक जंप हो गया। तो ये सारे जंप है, इनके टाइप्स याद रखने। फिर एक यहां पर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला था, डेल्टा ई इज इक्वल टू y2 माइनस या y1 माइनस y2 की होल क्यूब, y1 माइनस y2 की होल क्यूब डिवाइड बाई 4y1 y2। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में, इस पर अब तक न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे आपको, या ये फॉर्मूला डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस में ओनली इंडिटरमिनेसी से आपको ज्यादा पार्ट ध्यान रखना है, बाकी आप एक बार इस बार रिवीजन करके जाना। मे भी पैटर्न चेंज हो जाए, मे भी पैटर्न चेंज हो सकता हो, तो आपको रिवीजन सारा ही करना है। बट ये टॉपिक इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड एसएफडी बीएमडी, ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो यहां पर आपको इन दोनों टॉपिक में, इन दोनों टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ के जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। फिर बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, कॉलम एंड प्रेशर वेसल, इनसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। ये तो दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बड़े नहीं है। कॉलम भी छोटा टॉपिक है, प्रेशर वेसल भी छोटा टॉपिक है। मतलब यहां पर आपको डिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। इसका मतलब पेपर अगर फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है तो इस बार डिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है उसको देख के जाना है। डिफ्लेक्शन ऑफ जो बीम वाला पार्ट है उसको आपको क्या करना है, देख के जाना है और बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे लास्ट 2 सब्जेक्ट बचे हैं, स्टील स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या पार्ट पूछा गया उस पर देखते हैं। जैसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, सब याद होते हैं आपको। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है, ये भी याद होती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ये याद तो होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सा है, ठीक है। बट उसने क्वेश्चन कहां से पूछे, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है उसमें, जैसे ग्रिड चैम्बर के बारे में, ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में, डिजाइन पैरामीटर पूछ लिए इनके। क्या पूछ लिए आपसे, क्या पूछ लिया, ग्रिड चैम्बर, ट्रिकलिंग फिल्टर, इन सब के डिजाइन पैरामीटर पूछ लिए। तो आपको इन डिजाइन पैरामीटर को याद रखना है क्योंकि यही आपके क्या होंगे, डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। यही आपके क्या हो जाएंगे, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करूं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब आपका एयर पॉल्यूशन भी पढ़ना आपको, साथ ही साथ ये भी पढ़ जाना, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं एसएससी पैटर्न को ध्यान रखूं कि भाई एसएससी ने क्या चेंजेस किए, तो एसएससी पैटर्न ने क्या किया कि एसएससी पैटर्न ने इस बार बाकी सारे टॉपिक छोड़ दिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंसीडर कर लिया। वन एंड ओनली एनवायरनमेंट में जो नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंट शिफ्ट में, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से थे। और आज की मेजर प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करें, तो इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये एक एडिशनल जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये एक एडिशनल चीजें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगर मैं स्टील में बात करूं तो स्टील में किस किस से पूछे गए थे, कनेक्शन कौन कौन से आपके, वेल्डेड हो सकता है, रिवेटेड हो सकता है, बोल्टेड हो सकता है। और इसको पढ़ाते भी आपको यशवंत सर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका कनेक्शन वाला टॉपिक है वो आप यहां पर, ये वाला कनेक्शन वाला टॉपिक है, ये यहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर है। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर मतलब यहां पर ऐसे मेंबर जो कंप्रेसिव लोड को रजिस्ट कर पा रहे हो, या जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहां पर हम क्या करते हैं कि टेंशन मेंबर को भी डिजाइन करते हैं, कंप्रेशन मेंबर को भी डिजाइन करते हैं। तो उनमें जो मेजर जो आपसे पार्ट पूछे गए हैं, कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कॉलम से रिलेटेड क्या होते हैं और स्टील के अंदर किन किन डिजाइन पैरामीटर का हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप एसएससी जेईई में इतना ध्यान नहीं देते हो इस टॉपिक पर, तो प्लास्टिक एनालिसिस ढंग से पढ़ लेना क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
तो ओवरऑल हमने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो अगर हमने ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली हमने ऑर्डर डिसाइड किया था, तो यहां पर हम इस चीज में एक ऑर्डर भी मेंशन कर देते हैं कि सर ऑर्डर क्या होना चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ें। तो देखो सबसे पहले आपके पास में 1 नंबर 2 नंबर ये प्रायोरिटीज रखनी है आपको। पहले सर्वे सॉइल खत्म करो, फिर आप जा सकते हो आरसीसी पर, फिर आप जा सकते हो स्टील पर, फिर आप चले जाओ स्ट्रक्चर और सोम पर 5 नंबर। मतलब मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, ऑर्डर इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। फिर आप चले जाओ यहां पर, आप यहां पर खत्म कर सकते हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैंने सेलेक्टेड टॉपिक बताए हैं, बट इसका भी वेटेज सिग्निफिकेंट है एनवायरमेंटल का। तो 6th पे ये रख लो, 7th पे एनवायरमेंटल रख लो, 8th पे ये वाला पार्ट रख लो, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सर ने यही बताया यही एरिया रहने वाला है, बट मेजरली जो पेपर है वो कुछ इसी तरीके से डिसाइड होगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें आपको सबसे पहला नंबर देना है इसको, सेकंड नंबर देना है इसको। ऑब्वियस सी बात है, दिखता हुआ है वेटेज इसी का, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सिलेबस दिया गया है, तो वो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट से कवर करेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट से कवर करेगा। बात समझ में आ गई? तो आपको इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखना है, और आपको उत्तराखंड पीएससी से रिलेटेड अगर और भी कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझसे टेलीग्राम पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी उत्तराखंड पीएससी से रिलेटेड अगर आपको डाउट आ रहा है तो, ठीक है। और कोई इससे रिलेटेड, मेरे हिसाब से उत्तराखंड पीएससी को हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है, और इसमें हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है सिलेबस का कि जो हमने बाकी छोड़ दिया है। हाँ, मैं यहां पर नॉन टेक को और मेंशन कर देता हूं कि नॉन टेक में आपको क्या करना है। देखो नॉन टेक है, उसमें आप ऐसे हो कि आपका कोई एक पार्ट स्ट्रांग होगा, मैं फॉर श्योर कह सकता हूं। अगर आप हिंदी की बात करोगे तो हिंदी और इंग्लिश, कोई एक पार्ट आपका अच्छा होगा। जो पार्ट अच्छा है उसको और अच्छा करो, जो पार्ट वीक है उसको उतना ही टाइम दो, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा उसको स्ट्रांग बनाने में, ठीक है। जैसे अगर आपको हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में, जैसे मेरा एक किसी स्टूडेंट से बात हुई थी कि यहां पर उन्होंने कितना चेंज किया, तो 100 था, उन्होंने हिंदी उनकी अच्छी थी तो उन्होंने हिंदी में 80 मार्क्स चेंज कर लिए। पिछले बार के पेपर की बात बता रहा हूं 2022 की, और यहां पर उन्होंने 100 में से ओनली 40 मार्क्स चेंज किए। तो कोई बात नहीं, 120 का रेशियो ही रह गया, क्योंकि इंग्लिश उनकी क्या थी, वीक थी थोड़ी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो यहां पर 80 कर लेगा, और यहां पर हिंदी उनकी वीक हो जाती है तो 40 यहां पर ले आओ। तो आपको ओवरऑल 40 से कम किसी में भी नहीं लाने हैं, ठीक है। अगर आप टेक्निकल बहुत अच्छा है आपका, फिर भी आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपके क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं सिलेक्शन के अंदर। कहीं एक बोलते हैं ना कि जहां पर तलवार काम नहीं देती वहां पर सुई काम देती है, वही ये उसी की तरह है कि यहां पर जो आपके निडल है उसकी तरह ये बिहेव करेगा ये सब्जेक्ट। तो आपकी जो जिंदगी में जहां पर भी सिलेक्शन कुछ 1-2 मार्क्स से रुका होगा ना, वहां पर ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल हमने यूकेपीएससी जीआई के बारे में सारी बात खत्म कर ली है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज है किसका, और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बाकी अगर और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम आपके साथ है। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।